हेलो। हेलो। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु। इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है साइंस के, और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु, जिस चैप्टर नंबर 3। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और मैं हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलते हैं, आज की इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? धातु और अधातु। तो धातु और अधातु क्या होता है? जैसे तत्वों तत्वों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। किसमें? 3 में। पहली बात, तत्वों किसे कहते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ऐसे ऐसे करके ना 118 तत्व हैं। अब तो ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ एक से स्टार्ट होता है और कितने तक है? 118 तक, जो हमारे क्या होता है? पीरियोडिक टेबल पे है। ठीक है। हम आगे पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे। अब तो तत्वों की संख्या कुछ ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है। अब 118 नहीं, 118 से ज़्यादा हो गई। ठीक है। बट हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है? 118 है। ठीक है। तो तत्वों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला किसमें? धातु। दूसरा किसमें? अधातु। और तीसरा किसमें? उपधातु। ठीक है। तो हम तीनों के बारे में इस पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे किसके बारे में बात किया? धातु के बारे में। किसके बारे में? धातु। तो धातु क्या होता है? हमारा मेटल होता है। ये हमारा क्या है? धातु। नॉन मेटल क्या हो गया हमारा? अधातु। अधातु। और मेटलाइट्स क्या हो गया हमारा? उप धातु। ठीक है। मैंने क्या बोला था कि कितना होता है? 118 तक होता है। देखो, हाइड्रोजन और इधर क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, ये जितनी सारी भी चीज़ दे रखी है, डिफरेंट कलर की है। जैसे देखो, ये रेड कलर है, ये कुछ बैगनी कलर है, ये हल्का आसमानी कलर है। हाँ, हल्का आसमानी कलर है। तो जितना भी रेड कलर का है, ये हमारे क्या है? ये हमारा क्या है? धातु है। क्या है ये? धातु। जो बैगनी कलर का है, ये हमारा क्या है? ये अधातु है। क्या है? अधातु है। और ये जो थोड़ा दे रखा है हल्का आसमानी कलर, इसे क्या बोलते हैं? उपधातु। क्या है? उपधातु। धातुओं की संख्या ज्यादा है, फिर उसके बाद अधातु की संख्या ज्यादा है, और लास्ट में सबसे ज्यादा उपधातु है। ठीक है। देखो, उपधातु की संख्या कितनी कम है, और अधातु की संख्या देखो कितनी है, और धातु की संख्या जो रेड से है, जो लाल कलर से है, ये कितनी ज्यादा है। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे क्या है? एक तत्व है। क्या है? एलिमेंट्स है। इसी के बारे में बता रहा था, ये तत्व है। और इसी तत्व को हम कितने वर्गों में बांटा? 3 वर्गों में, जिसका धातु, अधातु और उपधातु में। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? वह तत्व अथवा पदार्थ जो कठोर, मजबूत, आघातवर्धक, तन्य, चमकीला के साथ साथ विद्युत और ऊष्मा का बेहतर सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या होता है? उसमें क्या है? करंट फ्लो करे, बिजली दौड़े। और ऊष्मा मतलब क्या हो जाए? वो गर्म है, हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु कठोर होती है, मजबूत होती है, तन्य होती है, आघातवर्धकता होती है, चमकती है, उसे भी क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। अब बाकी आगे इसका अपवाद है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो धातु का उदाहरण क्या है कि हम धातु किसे किसे कहते हैं? तो जैसे तांबा, जिसको बोलते हैं कॉपर, धातु है। लोहा धातु है। मैग्नीशियम धातु है। सोना धातु है। चांदी धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? ये धातु है। ये सब क्या है? धातु के एक उदाहरण है। ठीक है। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु एक ऐसा तत्व है जो धातु के बिल्कुल विपरीत होता है। विपरीत का मतलब धातु चमकता है, अधातु चमकता नहीं। धातु कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं है। तो क्या है? विपरीत है। फिर कह रहे हैं वह तत्व जो मुलायम क्या होता है? मुलायम, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या होता है? इसमें ऊष्मा और करंट फ्लो नहीं करता।
ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ये धातु का पूरा क्या है, उसके विपरीत है। ठीक है, अब अधातु के उदाहरण के बारे में बात करते हैं कि अधातु का उदाहरण क्या है। जैसे हाइड्रोजन ये क्या है, अधातु, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हीरा, ये सारे क्या है, एक अधातु है। क्या है, अधातु है। और विद्युत धारा ये सब क्या करते हैं, प्रवाहित नहीं करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, हम इतना क्या करें, यहाँ तक हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ लिया कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब हम पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण। देखो, दो गुण होता है, एक भौतिक गुण, एक क्या होता है, रासायनिक गुण। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसका भौतिक गुण क्या होता है, करे शुद्ध अवस्था में धातु में एक क्या होता है, शुद्ध अवस्था में धातुओं में एक विशेष चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धातु में क्या होती है, एक चमक होती है जिसे कहते हैं धात्विक चमक। अगर चमक होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे देखो, लोहा है, लोहा क्या है, लोहा नया होता है तो क्या होता है, चमकता है ना, तो उसे क्या है, लोहा मतलब आयरन हो गया ना। कॉपर, कॉपर भी क्या होता है, चमकता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, चमकता है। तो यही हमारा धातु क्या है, चमकते हैं, और इसी को बोलते हैं धात्विक चमक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बार दूसरा क्या पढ़ेंगे, कठोरता। कठोरता का मतलब क्या होता है, मजबूती। जैसे धातुएं आमतौर पर कठोर होती है, बहुत कठोर होती है, जैसे लोहा कठोर हो गया, कॉपर कठोर हो गया, एल्यूमिनियम क्या है, कठोर है, ये सारे तो कठोर होते हैं ना। अब इसमें क्या है, लेकिन सोडियम एक अपवाद हो गया। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु क्या होती है, नरम होती है। देखो, जितनी भी धातु के बारे में हमने पढ़ा, सारे धातु है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या हो गया, जैसे लोहा हो गया और कॉपर हो गया, और क्या हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सारी क्या है, धातु है। ये सारी कठोर धातु होती है। लेकिन सोडियम भी क्या है, एक धातु है। Na से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये भी एक क्या है, धातु है। लेकिन ये धातु क्या है, मुलायम धातु है। क्या है ये, मुलायम धातु। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुलायम धातु कौन सी धातु, धातु है लेकिन क्या है, मुलायम है। तो कौन सी धातु मुलायम है, कॉप ओ सॉरी सोडियम और पोटेशियम, दो धातु एक ऐसी धातु है, ये क्या है, मुलायम है। ठीक है, ये इसका एक अपवाद भी कह सकते हो। ठीक है, कि जस्ट इसके क्या है, उल्टा है। अब क्या है, हम पढ़ेंगे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, उसको हम कूटते तोड़ते फोड़ते वैसे टाइप, जैसे हथौड़ा वगैरह मारते हैं ना, आघात करते हैं ना, तो उसे ही बोलते हैं आघात वर्धनीयता। जैसे धातुओं के हथौड़े से क्या करते हैं, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर ये पतली चादरों के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे कोई लोहा है, हम उसको पीट पीट कर क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं ना, उससे औजार भी बनाते हैं, बहुत सारी चादरें भी बनाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको लोहा है ना, उसको पीट पीट के करते हैं ना। तो इसी के बारे में बोलता है कि आघात वर्धनीयता। ठीक है, आगे बात करेंगे, तन्यता किसे कहते हैं। तन्यता का मतलब क्या है, धातुओं को खींचकर उनके तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसे ही हम तन्यता कहते हैं। जिस धातु को हम खींच खींच कर एक तार की तरह बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे सारी धातु, जैसे हमारे घर पे तार यूज होती है ना, किसी की एल्युमिनियम की तार है, किसी की कॉपर की तार है, वो जो तार है उसे क्या करते हैं, उसे खींच खींच कर एक लंबी तार में परिवर्तित करते हैं और उसे बनाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु की है। सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु की है, तो सबसे ज्यादा तन्यता सोने की धातु की है। किसके, सोने की। जैसे सोना, और सोना का फॉर्मूला क्या होता है, Au। क्या होता है, Au। सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोने में करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझ में आया। और आप सोच सकते हो कि 1 ग्राम सोना हमारे पास है और उसमें क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी क्या कर सकते हैं, धातु की तार बनाई जा सकती है 1 ग्राम सोने पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तन्यता किसकी है, सोने की है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब बात करेंगे चालकता के बारे में। तो धातु बिजली और ऊष्मा के अच्छी क्या है,
चालकता है या संवाहक है। मतलब धातु में क्या है, बिजली और ऊष्मा अच्छी संवहन करती है, और लेकिन सीसा धातु के ऊष्मा का सबसे क्या है, कुचालक है। ये इसका अपवाद हो गया। जैसे क्या है, आयरन लोहा है, ये क्या है, ये धातु की अच्छी सुचालक होती है, ये संवाहक होती है, और कॉपर भी होती है, क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी धातु की संवहन करती है, चालकता, कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा क्या करती है, चालकता है विद्युत धारा की। तो क्या है हमारा, चांदी। क्या है, चांदी। चांदी सबसे अच्छी चालकता वाली चीज है धातु के अंदर। तो ये क्या है, इसमें क्या है, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा इसमें सबसे अच्छी चालकता है, ठीक है। ये संवहन भी करती है। लेकिन दो एक ऐसी चीज है, दो नहीं सॉरी, एक लेड, पीबी जिसको बोलते हैं सीसा। सीसा क्या है, ये धातुओं की कुचालक है, ठीक है। धातु तो सुचालक होते हैं, लेकिन एक अपवाद में क्या आ गया कि सीसा जो है एक धातु है। सीसा क्या है कि धातु है। क्या है, सीसा एक धातु है, लेकिन ये विद्युत की क्या है, विद्युत की कुचालक है, ठीक है। ये इसका एक अपवाद हो गया। क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है। घनत्व के बारे में बात करते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातुओं का घनत्व आमतौर पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सारे धातुओं को क्या है, घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो धातु हैं, और वो क्या है, उनका घनत्व कम है। और सोडियम और पोटेशियम हमने अभी पीछे पढ़ा क्या था, ये नरम भी होती है। जबकि धातु क्या कहता है कि धातु बहुत कठोर होती है, ठीक है। हमने तो यही पढ़ा है। लेकिन क्या है, दो अपवाद यहाँ भी हो गया कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। बाकी सबके धातुओं का घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्रवणांक और क्वथनांक, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कहते हैं धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक आमतौर पर ऊंचा होता है, जिसको बोलते हैं गलनांक, और क्या होता है, क्वथनांक, मतलब उबलना, ये उबालना, ठीक है। तो क्वथनांक आमतौर पर इनका ऊंचा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, भौतिक अवस्था किसके, पारे। पारे माने Hg को छोड़कर बाकी धातुएं समान तापमान पर क्या है, ठोस होती है। कहने का मतलब है कि जो Hg है, क्या है, Hg जिसको बोलते हैं पारा, ये क्या है, धातु है। लेकिन सारी धातु क्या है, तापमान पर क्या रहती है, ठोस रहती है। जैसे लोहा है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, ये ठोस रहेगी। लेकिन Hg जिसको हम पारा बोलते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर ठोस नहीं रहती, क्या बन जाती है, द्रव बन जाती है। क्या बन जाती है, तो सिर्फ Hg माने पारा, ये क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। कब, रूम टेम्परेचर पे। कब, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। पहले क्या होता था कि डॉक्टरों के पास एक थर्मोमीटर होता था, जिससे क्या करते थे, फीवर या बुखार वगैरह को चेक करते थे। तो उसमें जो चमकती हुई चीज थी ना, उसी को हम बोलते थे, उसके अंदर क्या रहता था, पारा रहता था, ठीक है, Hg। आगे क्या पढ़ेंगे कि आयरन जिसको बोलते हैं Fe, कॉपर और एल्युमिनियम जैसी धातुओं में सभी गुण पाए जाते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और एल्युमिनियम जैसी धातुओं में क्या है, ये सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जितनी भी सारी भौतिक अवस्था हमने पढ़ा है, इन सब में क्या है, ये सारी चीजें पाए जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। जैसे एन है, इसका कितना होता है, 11 होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या इसकी 11 होती है। लेकिन ये क्या करता है, जब भी प्लस चार्ज होता है तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। जब प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जब माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज किस में होगा, हम आगे पढ़ेंगे। बट इतना समझ लो कि धातु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे सोडियम है, इसमें क्या है, 11। अगर सोडियम में प्लस लग गया, एक प्लस लगने का मतलब होता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो अब सोडियम कितना रह जाएगा, सोडियम हमारे पास 10 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 10, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं,
Na प्लस इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, त्याग दिया। और ये सोडियम है, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका कितना रह जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस लगने का मतलब होता है अगर प्लस की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा, त्याग देगा। ठीक है, जैसे इसका कितना होता है सोडियम का होता है 11 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक त्याग दिया तो कितना बचा 11, ओ सॉरी 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धातुओं के अपवाद। बस इसको इतना समझ लो कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम कितना होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 12, कितनी होती है 12 होती है, लेकिन जब भी Mg2+ लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी संयोजकता क्या होती है, पूरी करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था K-4, जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन पहले 2 त्यागे, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर ऐसे करके चलता रहता है ना। तो वही चीज़ है कि ये क्या होता है, स्टेबल होना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले कोष में, पहले जो कोष में होते हैं उसमें सीधा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 2 10 हुए ना। तो ये अपना संयोजकता पूरी करता है, स्टेबल होना चाहता है, मजबूत होना चाहता है, इस वजह से क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना देगा, अपनी स्टेबिलिटी ले लेगा और कितना बना देगा 10। ठीक है, चलते आगे बढ़ते, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे जानेंगे। अब क्या कहना है कि धातुओं के कुछ अपवाद हैं, कि धातु में क्या क्या अपवाद है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अपवाद पढ़ते हैं कि सीसा बिजली का कुचालक होता है। हमने पढ़ा था कि जितनी भी सारी धातु है वो बिजली की क्या है, सुचालक होती है, उसमें करंट फ्लो करता है, उसमें ऊष्मा की चालकता बहुत अच्छी है। बट सीसा एक क्या है, धातु है, सीसा क्या है, धातु है, लेकिन ये क्या है, बिजली का कुचालक है। एक अपवाद तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि गैलीलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। क्या बोला, गैलीलियम और सीजियम। हमने ये पढ़ा कि जितनी भी धातु है उनका गलनांक बहुत अधिक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन गैलीलियम और सीजियम दो एक ऐसी धातु है कि उनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। एक अपवाद तो ये हो गया। तीसरा पढ़ते हैं, कह रहे सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं नरम होती है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले पढ़ भी चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातु को धातु धातु के भौतिक गुण क्या कहते हैं, धातु के भौतिक गुण यही कहते हैं ना कि जितनी भी धातु है क्या है, कठोर है, लेकिन क्या है, सोडियम सोडियम और क्या है, पोटेशियम में क्या है, नरम है, क्या है, नरम है। ये भी क्या है, अपवाद है। तो सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ धातुएं नरम होती है जिन्हें क्या करते, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को और पोटेशियम को क्या है, चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, खासकर सोडियम को। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अभी तक हमने धातु पढ़ा था ना, अब अधातु के बारे में पढ़ेंगे। देखो अधातु क्या होती है, अधातुएं कमजोर और भंगुर होती है, ये आसानी से टूटकर क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो अधातु क्या होती है, ये नरम होती है, भंगुर होती है, ये आसानी से टूट जाती है, जबकि धातु में ऐसा नहीं होता है। और अधातु दूसरा क्या कह रहा है कि अधातु का घनत्व कम होता है, ये अपने आकार के हिसाब से हल्की होती है। ठीक है, इनका जो आकार होता है उससे भी क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। इनका घनत्व कम होता है, लेकिन धातु का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। अधातु में विद्युत और ऊष्मा की खराब सुचालक होती है। क्या होती है, खराब सुचालक होती है। कैसे, कैसे खराब सुचालक होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है, कुचालक होती है, क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ना ऊष्मा का संवहन होता है,
ठीक है, चौथा पढ़ते हैं कि अधातुएं आमतौर पर गैर चमकदार होती हैं। क्या होती है? ये चमकती नहीं है। अधातु क्या होती है? अधातु चमकती नहीं है। तो ये क्या है? अधातु क्या होती है? चमकती नहीं है। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है कि अधातु गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ये पूरे धातु के विपरीत है। उसमें क्या था? गलनांक और क्वथनांक उसका क्या था? ज्यादा था। और इसमें क्या है? गलनांक और क्वथनांक इसका क्या है? कम है। ठीक है, तो हमने अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा। आगे और भी है, जैसे छठा कह रहा है कि अधातुएं ठोस, द्रव या गैसीय हो सकती है। कमरे के तापमान पर अधातु ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में पाई जा सकती है। जब कमरे का तापमान होता है, इसी को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या होता है? रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रूम टेम्परेचर। तो ये कमरे के तापमान क्या ठोस भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है और गैसीय अवस्था में भी पाई जा सकती है अधातु को। ठीक है, सातवां क्या कह रहा है कि अधातुएं ध्वनि के अच्छे संवाहक नहीं होते हैं। जब उन पर प्रहार किया जाता है तो वे ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब है कि जितनी भी सारी धातु है, जैसे लोहा ले लो और एल्युमिनियम ले लो, इस पे आप प्रहार करोगे ना तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन अधातु के केस में ऐसा नहीं है। जब अधातु में क्या करते हैं, जब भी हम इस पे प्रहार करेंगे ना तो ये ध्वनि क्या करेगी? उत्पन्न नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने अभी क्या जाना? अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में अच्छे से पढ़ा, समझा, और उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया सारा समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अधातुओं से जुड़े कुछ अपवाद। अब हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने धातुओं से जुड़े कुछ अपवाद पढ़े थे, वैसे अधातुओं से जुड़े कुछ अपवाद पढ़ेंगे कि अधातु में क्या अपवाद है। क्या है कि ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। जितनी भी धातु हमारी हो सकती है, गैसीय अवस्था में पाई जा सकती है, द्रव अवस्था में भी पाई जा सकती है, ठोस अवस्था में भी पाई जा सकती है, किसी अवस्था में भी पाई जा सकती है। लेकिन ब्रोमीन हमारी कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन याद रखना। दूसरी चीज क्या है? आयोडीन एक चमकदार धातु है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो अधातु है वो क्या करती है? चमकती नहीं है। जबकि धातु क्या करती है? चमकती है। लेकिन आयोडीन, आयोडीन क्या है? ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है, लेकिन ये क्या करती है? चमकती है। क्या है? चमकती है। ये इसका एक क्या है? अपवाद है। जबकि अधातु चमकती नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? हीरा सबसे कठोर अधातु है। अब देखो, हमने पढ़ा कि अधातुओं पे, अधातुओं के कोई किसी भी तत्वों पे हम क्या करेंगे? अगर प्रहार करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, नरम होती है, कमजोर होती है। लेकिन लेकिन क्या? हीरा, हीरा ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है, लेकिन ये क्या है? लेकिन यह कठोर है। क्या है ये? कठोर, कठोर अधातु है और सबसे कठोर है। समझ में आया? तो ये इसका एक अपवाद हो गया। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का संचालन करती है। हमने पढ़ा कि अधातु से जुड़े कुछ अपवाद। अधातु से जुड़े हम भौतिक, जब भी अधातु के भौतिक गुण के बारे में हमने बात की कि अधातु क्या करती है? विद्युत की कुचालक होती है, सुचालक होती है। कुछ भी बोल रहा हूँ। विद्युत क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, कुचालक का मतलब क्या होता है कि उसमें बिजली नहीं दौड़ती, विद्युत का संवहन नहीं करती। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, वो क्या करती है? विद्युत का संचालन करती है। क्या करती है? विद्युत का संचालन करती है। ये इसका अधातु का अपवाद है। जबकि कोई भी अधातु क्या नहीं करता? विद्युत का संवहन या संचालन नहीं करता। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ये क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? हमारी जो पेंसिल की नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट से ही बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है पेंसिल की नोक। किसकी नोक? पेंसिल। ठीक है, वो क्या है? ग्रेफाइट है। उसमें क्या है? विद्युत का संवहन होगा, संचालन होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि धातुओं के
भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण। तो क्या क्या दे रखा है, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है, जब भी मैं किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ क्या करूंगा, अभिक्रिया कराऊंगा, तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। जैसे धातु, मैंने क्या ले लिया, धातु एक कॉपर लिया, क्या लिया, यहाँ पर क्या है, धातु कॉपर, क्या है, कॉपर, और प्लस किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, हमें पता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपर कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बन के तैयार, कॉपर ऑक्साइड। दूसरी चीज, दूसरा उदाहरण क्या है, एल्युमिनियम एक धातु है, किसके साथ करा रहा हूं अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब भी किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो वो क्या, धातु की अभिक्रिया किसी वायु के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा। और हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया करती है। तो जब भी ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो जितनी भी धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। अलग अलग धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे क्या दे रखा है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे प्रतिक्रियाशील धातु, प्रतिक्रियाशील माने अभिक्रियाशील धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और खुले में रखने पर क्या हो सकती है, आग पकड़ सकती है। देखो, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसको हम मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, और जैसे इसको डुबो कर रखते हैं, जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मतलब हवा के साथ क्या कर देता है, अभिक्रिया करता है। किसके साथ, वायु के साथ। वायु के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। और जैसे अभिक्रिया करेगा उसमें क्या है, उसी वक्त क्या पकड़ लेंगे, आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग। कौन, सोडियम और पोटेशियम। और इसीलिए इसको किसमें डुबोते हैं, केरोसिन में, मतलब मिट्टी के तेल में। ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर डुबो के रखते हैं। ठीक है, दूसरा, समान तापमान तापमान पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड मतलब सीसा आदि धातु की सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। मतलब ऑक्साइड की पतली परत से कौन ढका होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और सीसा, ये क्या रहता है, ऑक्साइड की पतली परत से ढका रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे लोहा, लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो हमारा जो लोहा है वो क्या है, लोहा ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, अगर लोहे का चूर्ण मतलब छोटे छोटे टुकड़े लोहे का चूर्ण के अगर है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करके क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। क्या कर लेगा, आग पकड़ लेता है। लोहा ऑक्सीजन के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहे का चूर्ण छोटे छोटे उसके बहुत महीन महीन टुकड़े अगर है, अगर उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, दूसरी चीज, सोना मतलब सोने का फॉर्मूला क्या होता है, Au। और चांदी उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया नहीं करती है। सोना और चांदी ये ऑक्सीजन के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी धातु है, सोना और चांदी, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तांबे को हवा में गर्म करने पर यह कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और काला हो जाता है। जब भी मैं तांबा को हवा में गर्म करूंगा, वायु में,
गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीकृत होके, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकृत होकर वो क्या हो जाएगा, काला हो जाता है। तांबा किस कलर का हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसको याद रखना कि जब भी तांबे को हवा में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है और क्या होता है, इसका रंग कौन सा हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे उभयधर्मी। उभयधर्मी किसे कहते हैं, तो देखो, जो धातु है, क्या धातु, तो धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, और ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभयधर्मी। कहने का मतलब हमारे क्या हो गया, धातु हो गया, किसके साथ कर रहा है, प्लस अम्ल, अम्ल और क्षार के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, और क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी धातु अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहां पर क्या दे रखा है, HCl। HCl क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा धातु हो गया, और HCl हमारा क्या हो गया, प्लस HCl जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, हमारा HCl हमारा अम्ल हो गया, क्या हो गया, अम्ल। और किसका निर्माण कर दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड का, AlCl3, और प्लस क्या निकाला, 3H2O। तो ये जो निर्माण हुआ इसको क्या बोलेंगे, ये लवण है, और ये जो निर्माण हुआ इसको क्या बोलेंगे, ये पानी है। ठीक है, यही बता रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं उभयधर्मी। पहला एग्जाम्पल हमारा यही था। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। ये NaAlO2 क्या बना है, सोडियम एल्यूमिनेट, और यही हमारा क्या होता है, लवण होता है। और बाहर कौन बन रहा है, H2O। इसी को तो बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं इसको, जल। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैंने पढ़ाया, जो समझाया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया। तो जब भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड क्या करती है, उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। जब भी मैं किसी धातु को, किसके साथ, धातु को जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ क्या करवा रहा हूँ, अभिक्रिया करवा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका, धातु, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, और प्लस क्या बाहर निकालता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो जल के साथ विक्रिया करके धातु हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। और जो धातु ऑक्साइड क्या है, जल में क्या है, घुलनशील होती है। मतलब ये जो धातु ऑक्साइड है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है फिलहाल, तो ये धातु ऑक्साइड क्या होती है, ये जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। क्या होती है, घुलनशील। और जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, और क्या करती है, हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल देती है। क्लियर हुआ। जैसे उदाहरण पे देखते हैं कि हमने एक धातु लिया, कौन सी धातु लिया, सोडियम एक धातु है ना, तो हमने सोडियम क्या लिया, धातु लिया, और क्या लिया, जल लिया, मतलब H2O लिया। तो क्या बनाया, धातु ऑक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और बाहर किसको निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, क्लियर हुआ। सेम दूसरा क्या है, कैल्शियम एक क्या है, धातु है, और किसके साथ अभिक्रिया करवाया मैंने, जल के साथ अभिक्रिया करवाया, तो क्या बना दिया, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, ये होता है बुझा हुआ चूना। ये किसका फॉर्मूला है, बुझा, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये तो बुझा हुआ चूना हो गया फॉर्मूला। तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है, बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और इधर पर क्या निकाल दिया बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। ठीक है, तीसरा, ये भी क्या है, ये भी हमारे क्या है, धातु है, लोहा है ना। Fe क्या बोलते हैं, आयरन, आयरन। और ये हमारा क्या है, लोहा। तो ये धातु है, मैंने जल के साथ क्या करी,
अभिक्रिया करवाई, तो क्या बना दिया, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बना दिया, और बाहर क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया करवाया किसकी, धातु की, तो क्या बाहर निकला, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाया, धातु ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड क्या है, हमारे जल में घुलनशील है। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब क्या है कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया अलग अलग होती है। अभी तक हमने पढ़ा था जैसे ऑक्सीजन की धातु के साथ अभिक्रिया क्या हो रही थी, अलग अलग हो रही थी। तो यहाँ पर क्या है कि धातु की जल के साथ क्या है, अभिक्रिया अलग अलग होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम को मैं जल के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ, ये धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। प्रतिक्रिया का मतलब अभिक्रिया करती है। कौन, जब भी मैं ठंडा पानी लूंगा तो सोडियम और पोटेशियम क्या करेगी, बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। ठीक है, ठंडे पानी के साथ। दूसरा, कैल्शियम, यह धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जल पर तैरती है। क्या करती है, जल पर तैरती है। कौन, कैल्शियम। कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करी, क्या हुआ, जल में तैरेगी। ठीक है, अब क्या करें, मैग्नीशियम के साथ। यह धातु ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। तो मैग्नीशियम जो होती है ना, वो गर्म पानी के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये धातु केवल भाप से अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये किससे अभिक्रिया करती है, भाप से। कौन कौन, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक किसके साथ करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करेगी, और क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी, और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, अब बात करते हैं लेड। लेड माने शीशा हो गया, तांबा, चांदी और सोना, ये पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, शीशा नहीं करता, तांबा नहीं करता, सोना नहीं करता, और चांदी नहीं करता। ठीक है, ये पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो। तो प्लीज, अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो और ला सकूं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि धातु और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे पहले जो अभिक्रिया करवाए थे उसे उभयधर्मी अभिक्रिया कहते हैं। उभयधर्मी अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि धातु धातु और क्या था, अम्ल और क्षार था ना, अम्ल और क्षारक, इसके साथ अभिक्रिया करवाता तो क्या उत्पन्न होता था, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो मैं धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा रहा हूं, तो क्या निकलेगा, लवण और हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर धातु क्या है, आयरन, लोहा, और अम्ल HCl है, तो इसके साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड, क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा, और क्या निकाल दिया बाहर, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। ठीक है, दूसरा, एल्युमिनियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देखो, ये क्या है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, HCl है। इन दोनों के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, और बाहर क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। कब, जब धातु और अम्ल के साथ मैंने क्या कराई, अभिक्रिया करवाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि धातु और अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया। धातु को और धातु को क्या है, लवण के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो तब क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि धातुएं और अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया करने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब एक धातु है दूसरे धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। विस्थापित कैसे करती है, इसको मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो दूसरे धातु को क्या क्या कर देती है, हटा देती है। क्या कर देती है, हटा देती है। और इस अभिक्रिया में ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से क्या कर देगी, विस्थापित मतलब क्या कर देगी, हटा देगी, हटा देती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आयरन, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कॉपर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्यों, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है, किससे, कॉपर से। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आयरन है ये कॉपर से क्या है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे एक धातु ए है, लवण विलयन बी है, तो लवण विलयन ए प्लस धातु
बी का निर्माण करेगी। कैसे? जैसे धातु ए हमारा क्या हो गया, लोहा हो गया। कॉपर सल्फेट एक लवण है, क्या है, लवण विलयन है। तो कॉपर सल्फेट और फिर क्या बना देता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, बाहर निकाल देता है। कैसे? क्योंकि आयरन जो है हमारा, लोहा जो है कॉपर से ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है। इस वजह से कॉपर को कहता है चल हट, साइड हो गया, और किसको अपनी जगह क्या कर लिया, अपनी जगह, अपनी ये इसके जगह आ गया, कॉपर की जगह खुद ले लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, पहला धातु है आयरन, लवण विलयन कॉपर सल्फेट। लवण विलयन ए का निर्माण करेगा, ए हमारा क्या है, आयरन है, आयरन सल्फेट, और किसको बाहर निकाल देगा, धातु बी को। इसमें धातु बी है, अब धातु बी हमारा क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सक्रियता अभिक्रियाशील अभिक्रियाशीलता श्रेणी। थोड़ा थोड़ा जुबान लिपट जाती है बोलने पे, मुंह भी सूख चुका बोलते बोलते, इस वजह से हो जाता है कभी कभी। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में बात करेंगे। जो जो सबसे ज्यादा क्या है, अभिक्रिया धातु है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसको ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ध्यान से इसको देखो कि ऊपर से नीचे तक ये क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। पतला होने का मतलब क्या है, कम होते जा रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सक्रियता किस में है, ऊपर है। अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन है, ऊपर है। अभिक्रियाशील धातु कौन सी सबसे ऊपर, और सक्रियता कौन सी है, नीचे है। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सबसे ज्यादा अभिक्रिया सबसे ऊपर हो रही है। ठीक है, कैसे? जैसे पोटेशियम है, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद कौन सा है, ब्लैक ले लेता हूँ, सबसे ज्यादा कौन सा है, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर टिन, फिर लेड। क्या है, ये सारी चीज क्या है, अभिक्रियाशील धातु है। लेकिन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, बाकी जितना नीचे नीचे तक आओगे ना, देखो ये पतली से बनती जा रही है ना, तो उतना कम अभिक्रियाशील होती जाएगी। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन। ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की जो बात आ रही है, हाइड्रोजन के जो नीचे आ रहे हैं ना, जैसे तांबा हो गया, पारा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये क्या करती है, ये किसी के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, और न ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो हाइड्रोजन के नीचे जो तांबा आ रहा है, पारा आ रहा है, चांदी आ रही है, सोना आ रहा है, तो ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन की जितनी ऊपर भी धातु है ना, वो सबके साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, मतलब NaCl का मतलब क्या होता है, नमक का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। NaCl कैसे कर रहा है, जैसे इधर ध्यान से देखो, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। ठीक है, कैसे? जैसे तत्वों को, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने इससे पहले बताया था कि अपना अष्टक पूरा करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में कितना होता है, परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके क्या है, चलता जाता है। तो जैसे 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 11 है। तो क्या करेंगे कि Na क्या लग जाएगा, जब भी Na यहाँ पर Na प्लस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 होने का मतलब क्या है, 2 और 8 10। इसने क्या कर लिया, अपना अष्टक को पूरा कर लिया। अब ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही जैसे कह रहे हैं ना, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब ये क्या कर रहा है, देखो धातु क्या करिए, इलेक्ट्रॉन को त्यागा कि नहीं त्यागा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस लग गया। क्या लग गया, प्लस। जब भी प्लस लगेगा इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को खो दिया या त्याग दिया। और जब भी त्यागेगा तो वो क्या बना देगा, धन आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाता है, धन आयन। देखो यहाँ पे दे रखा है, और मैं यहाँ पर भी बता दिया, धन आयन बनाता है। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। अधातु क्या करते हैं, वो ऋण आयन बनाते हैं। कैसे, वो क्या करते हैं, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे
क्लोरीन, क्लोरीन हमारी क्या है, एक अधातु है। क्या है, अधातु है। इस पर कितना होता है, 17 होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है क्लोरीन की, 17 होती है। अब क्या होता है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर बताया ना, 2 पर अष्टक पूरा होता है, 8 पर पूरा होता है, और 2 8 कितना हो गया, 10, और 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन इसके पास कितना है, 17 है। इसको अभी कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ले लेता है। अधातु क्या करता है, ग्रहण करता है, ले लेता है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। ऊपर जब भी माइनस लगेगा ना, तो इसका मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, पहले 17 था, एक ले लिया, अब कितना बचेगा इसके पास, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो गया। अब इसने क्या किया, अपना अष्टक को इसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। देखो 2 8 और 18 पूरा कर लिया। अभी क्या कर लिया, अष्टक को पूरा कर लिया, और अष्टक को पूरा करते माने क्या हो गया, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। ठीक है। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या है, आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बांधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl, यहाँ पे लिख देता हूँ NaCl, इसके प्लस चार्ज होता है, इसका माइनस चार्ज होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, Na का प्लस हो जाता है, प्लस Cl माइनस, ये दोनों जुड़ जाते हैं, NaCl बन जाते हैं। अब इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर ले, जकड़ के मजबूत पकड़ लेते हैं, और क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक। क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए NaCl क्या हो, यानी नमक का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या कहता है कि आयनिक यौगिकों के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। जैसे आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं। आयनिक क्या होता है, कठोर होता है और भंगुर भी होते हैं। ठीक है। आयनिक चीज क्या होती है, जिसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक। ठीक है, आयन जिसे बोलते हैं। और ये क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। और ये कठोर भी हो सकते हैं और भंगुर भी हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या कह रही है, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचा होता है। इनका गलनांक और क्या होता है, क्वथनांक बहुत अधिक होता है। चौथा क्या कह रहा है, ये आसानी से वाष्पित नहीं होते। ये क्या होता है, आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं। चौथा कह रहा है, सॉरी पांचवा है, ज्यादातर आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं और जलीय घोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जलीय घोल बनाते हैं। जैसे NaCl क्या है हमारा, NaCl एक क्या है, ये नमक है। क्या है, नमक है, ये लवण बोल लो। ये क्या है, इसमें प्लस और माइनस आयनिक चीज है। अब ये आयनिक है, तो बताओ नमक को अगर मैं पानी में घोलूंगा तो घुलता है ना। तो वही चीज बोल रहे कि ज्यादातर आयनिक यौगिक में क्या होता है, पानी में घुल जाते हैं और जलीय घोल बनाते हैं। तो क्या होता है, नमक अगर पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाता है। ठीक है। अब ये तेल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे विलायकों में नहीं घुलते हैं। अभी क्या कहते हैं कि जो तेल है, पेट्रोल है और केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल है, उसमें क्या करेगा, नहीं घुलेगा। ठीक है। आगे क्या है कि ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। जब ये ठोस अवस्था में पाया जाता है तो इसमें क्या है, विद्युत का संवहन, ये संचालन नहीं करते। लेकिन पिघली हुई अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। पिघली बोल लो या घुली हुई अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का संचालन अच्छे तरीके से करते हैं, जबकि ठोस पे नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा, आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में पढ़ा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं। कोई धातु वगैरह है ना, उसकी प्राप्ति कैसे करते हैं, जैसे खनिज, अयस्क, गैंग। तो जब भी धातु की प्राप्ति करते हैं तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस प्रोसेस से गुजरता है और कैसे प्राप्त होता है हमारे धातु। पहले के बारे में बात करें तो क्या है, खनिज, वे यौगिक जो पृथ्वी के भूभाग, ठीक है, भूगर्भ में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जमीन के अंदर जो चीज पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूभाग में। ठीक है। और अयस्क किसके बारे में बात कर रहा है, अयस्क के, तो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला खनिज या चट्टान जिसमें कोई मूल्यवान या उपयोगी पदार्थ खास तौर पर
धातु होता है उसे बोलते हैं अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। लेकिन किस रूप में पाया जाता है? प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला खनिज या चट्टान जिसमें कोई मूल्यवान उपयोगी पदार्थ खास तौर पर धातु होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? अवांछित पदार्थ, अशुद्धियां अयस्क में मौजूद रेत, चट्टान, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जैसे मैंने कहीं से चट्टान से या जमीन के अंदर से कोई धातु प्राप्त करी, तो वो धातु शुद्ध अवस्था में तो होगी नहीं, ठीक है, उसमें कहीं मिट्टी कंकड़ सारी चीज होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? जो मिट्टी कंकड़ पत्थर उसमें मौजूद रेत चट्टान होती है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं। जैसे अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, धातुओं का परिष्करण करते हैं, इसी से हम क्या करते हैं? धातुओं की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे धातुओं का समृद्धिकरण कैसे होता है, तो पहला रसायनों द्वारा, दूसरा चुंबक द्वारा, तीसरा पानी के द्वारा, चौथा छलनी के द्वारा मतलब छानने के द्वारा। ठीक है, इसको अयस्क को क्या करते हैं? समृद्धिकरण करते हैं। ठीक है, अब धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बात करते हैं। तो जैसे धातुओं के निष्कर्षण के लिए अलग अलग विधियां का इस्तेमाल किया जाता है। ये विधियां धातुओं के अभिक्रियाशील पर निर्भर करती है। अब देखो अलग अलग विधियों से इसको क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। लेकिन ये जो धातु की विधि होती है ना अलग करने की, ये उसके किस में निर्भर करती है? अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है, कौन कितनी ज्यादा अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, जैसे उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातु है जैसे कि सोडियम, सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता वाली धातु है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी अपचयन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको निष्कासित किया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज मध्यम वाले कौन से हो गए? अब जैसे मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातु है जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया, निष्पादन या भर्जन के जरिए क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। हम भर्जन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जितनी उच्च वाली धातु है उसको क्या करते हैं? निष्कासित किससे करते हैं? विद्युत द्वारा। और जितनी मध्यम वाली है उसको किससे करते हैं? भर्जन या निष्पादन द्वारा करते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज है? जिंक हो गई, लोहा हो गया, ठीक है, लेड माने शीशा हो गया। ये मध्यम मध्यम वर्गीयता है, मतलब मध्यम क्या है? मध्यम अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ेंगे? कम अभिक्रियाशीलता वाली धातु है जैसे कि मरकरी और कॉपर का भर्जन करके निष्कासित किया जाता है। अब इसमें कौन सी चीज है? मरकरी हो गई और कॉपर हो गई, ये भर्जन द्वारा क्या करते हैं? इसको भी क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। तो धातुओं का निष्कासन किसके पे निर्भर करता है? उसकी अभिक्रियाशीलता के हिसाब से क्या कर रहे हैं? उसको निष्कासित किया जाता है। ठीक है, आगे निष्पादन किसे कहते हैं? निष्पादन वह प्रक्रम है जिसमें किसी कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? निष्पादन कहते हैं। तो किसमें? किसी कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट का मतलब जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? इसको क्या करेंगे? कम उच्च ताप पर इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जब भी इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होता है? जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया कि जिंक कार्बोनेट को गर्म किया, हीट दिया, तो जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। अब इसके अगली प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जैसे जिसे क्या बोलते हैं? भर्जन। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए अयस्कों को गलनांक से उच्च तापमान पर हवा के अतिरिक्त गर्म किया जाता है, बिना मतलब हवा के गर्म किया जाता है, जो बाद में धातुओं को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इधर क्या होगा? मैंने क्या लिखा? जिंक सल्फेट, और ये क्या होता है? ऑक्सीजन है। इसको मैंने क्या दिया? हीट दिया, और जैसे हीट दिया तो क्या बना? जिंक ऑक्साइड का निर्माण हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? बाहर हो गया। तो किसके द्वारा हुआ? निष्पादन और भर्जन दोनों में क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्साइड प्रवृत्ति बन रही है।
ठीक है। और निकल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कब हो रहा है, जब कार्बोनेट वगैरह बनता है। और क्या करता है, इसको हवा में क्या करते हैं, हवा की अनुपस्थिति में से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है। आगे जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को जिंक प्राप्त कैसे करते हैं। अब हमारे पास हमारा क्या निर्माण हुआ था, इस वाले में क्या निर्माण हुआ था, जिंक ऑक्साइड निर्माण हो गया था। यहाँ पर यहाँ भी क्या निर्माण हुआ था, जिंक और ऑक्साइड का क्या कर लिया था, हमने निर्माण कर लिया था। तो अब क्या करेंगे कि जो जिंक ऑक्साइड है इसका निर्माण हो गया, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, जिंक। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मौजूदगी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। किसमें, उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को गलाना कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन जिंक ऑक्साइड को कम करके धात्विक धात्विक जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, बनाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इससे क्या करेंगे, उच्च ताप पर इसे क्या किया, गर्म किया। किसके साथ, कार्बन के साथ क्या किया, इसको हीट दिया। क्या किया, हीट बोल लो या फिर क्या बोल लो, गर्म किया। ठीक है, गर्म किया। इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं, गलाना कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब हम इसको हीट देते हैं तो जिंक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इधर क्या बन जाता है, सीओ का निर्माण करता है और इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एक जिंक धातु का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम थर्मिट अभिक्रिया, कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके बारे में बात कर रहा है, Fe2O3। मतलब थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है। किसकी होती है, एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है, एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल रेलवे पटरी और मशीनों दरारों को क्या किया जाता है, जोड़ने में किया जाता है। तो थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो हमारी रेल की पटरी है या मशीन में जो दरार आती है उसको उसको क्या करते हैं, जोड़ने में किया जाता है। तीसरा क्या है, थर्मिट अभिक्रिया में एक धातु ऑक्साइड आमतौर पर पिघला हुआ को एक और पिघली हुई धातु से क्या कर देता है, विस्थापित करता है। विस्थापन अभिक्रिया बताया था ना, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील धातु से क्या करती है, विस्थापन कर देती है। ये वही चीज है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखा है, ये क्या हमारा एग्जाम्पल, तो क्या है, ये हमारा है आयरन ऑक्साइड और क्या है, एल्युमिनियम। ये हमारी क्या है, थर्मिट अभिक्रिया हो रही है। और इसमें से क्या कर देता है, आयरन को बाहर कर देता है और क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और क्या हो जाता है, हीट बाहर निकल जाती है। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। समझ में आया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब क्या दे रखा है कि अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को निष्कासित, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है उसको निष्कासित करना। मैंने ऊपर बताया था कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है उसको विद्युत अपघटनी द्वारा निष्कासित किया जाता है। विद्युत अपघटनी द्वारा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब उसको करंट द्वारा या विद्युत द्वारा क्या करते हैं, अलग किया जाता है। जैसे अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को निष्कासित करने के लिए विद्युत अपघटनी अपचायन का तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब क्या होता है, विद्युत करंट। विद्युत करंट। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब कैसे होता है, जैसे Na प्लस आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर पलायन करते हैं, मतलब उस ओर जाते हैं, और क्लोरीन धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। कहने का मतलब है जब भी NaCl होगा, क्या होगा, NaCl। बड़ी NaCl होता क्या है, Na का प्लस होता है, प्लस Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो प्लस वाली चीज है हमेशा किधर अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव साइड। और नेगेटिव वाली साइड किधर अट्रैक्ट होगी, प्लस साइड। किधर होगी, प्लस साइड। इस चित्र में आप देख भी सकते हो कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये कैथोड है। जो कैथोड है ना, ये क्या होता है, माइनस का चार्ज है। जो एनोड होता है ना, इसमें प्लस का चार्ज होता है। ये प्लस होता है। एनोड वाली चीज क्या होती है, प्लस होती है। और कैथोड वाली क्या होती है, माइनस होती है।
तो ये क्या है, जब इसमें NaCl होगा, क्या होगा, NaCl, तो ये होता है प्लस का और ये क्या होता है, माइनस का होता है। तो माइनस वाली जो चीज होती है किधर जाएगी, प्लस के साइड जाएगी। तो इधर ध्यान से देखो, क्लोरीन क्या है, माइनस का, किधर जा रही है, एनोड साइड। एनोड किस चीज में, प्लस में। सेम इधर क्या है, सोडियम प्लस का है ना, तो ये इधर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये कैथोड किस चीज का है, माइनस का है। समझ में आया। इसे ही बोलते हैं क्या, विद्युत विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटन द्वारा परिष्करण धातुओं को शुद्ध करने की एक विधि है। अब क्या है, विद्युत अपघटन द्वारा परिष्करण धातुओं को क्या करते हैं, शुद्ध करने की एक क्या है, विधि है। जैसे एनोड से निकलने वाली शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में क्या हो जाती है, घुल जाती है। एनोड कहाँ है, एनोड में कौन सा चार्ज होता है, एनोड में होता है प्लस का चार्ज। कौन सा चार्ज होता है एनोड में, प्लस का चार्ज होता है। और कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो क्या होता है, जो एनोड से निकलने वाली शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में क्या होती है, घुल जाती है। तो इसमें जो धातु होती है ना, इस पे वो क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, ये जो विलयन है इसमें क्या हो जाती है, घुल जाती है। अब क्या है कि विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु की समान मात्रा कैथोड पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। किसमें हो जाती है, जमा हो जाती है। जैसे देखो, ये जो विलयन है ना, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन। ये हमारा एक टैंक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। इसमें क्या है हमारा, इसमें विद्युत अपघटन अपघटन क्या है, जो क्या होता है, घुल जाती है। अब इसमें क्या है, जो कॉपर है ना, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब क्या है, ये कॉपर है, तो ये कॉपर किधर अट्रैक्ट करेगा, तो Cu2+ का चार्ज है इसमें। किसका चार्ज है, 2+ का। तो प्लस वाली चीज किधर अट्रैक्ट करती है, हमेशा माइनस के साइड अट्रैक्ट करेगी। किधर करेगी, माइनस माइनस के साइड अट्रैक्ट करेगी। तो वही जो कॉपर है किसमें आ जाएगा, इसमें देखो ध्यान से, देखो ये जो पिंक कलर का हो गया ना, कौन सा कलर का, पिंक कलर का। तो इसमें क्या है, कॉपर आकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्या, कौन चिपक जाता है, कॉपर आके चिपक जाता है। किसमें चिपक जाता है, एनोड में। जैसे यहाँ पर देख रखा है कि अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के तल पर बैठ जाती है। यहाँ पर देखो, अपद्रव जिसे बोलते हैं, एनोड पंख। ये देखो, ये तल पर क्या हो गई, बैठ गई। इधर क्या है, इधर क्या है, हमारा एनोड है। तो उन्हें एनोड पंख कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जो अशुद्धियां एनोड के तल पर बैठती है, ये जैसा अशुद्धि है, उसे बोलते हैं एनोड पंख। ठीक है। और घुलनशील अशुद्धियां विलयन में क्या है, चली जाती है। और जो घुलनशील होती है उसमें किस में चली जाती है, विलयन में चली जाती है। विलयन में देखो चली गई, कॉपर चला गया ना। और फिर क्या करते हैं, इस विधि से तांबा विस्मित मतलब लोहा, तांबा विस्मित मतलब लोहा, सोना, चांदी, सीसा और रांगा जैसे धातुओं को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, एनोड पर क्या हो जाती है, एनोड से कोई चीज चिपकी होती है, वो इसमें आई, किस में चली जाती है, कैथोड पे चली जाती है। और विलयन, उस चीज को, विलयन को तैयार करते हैं। और जो उसकी अशुद्धियां होती है नीचे बैठ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पंख कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे इधर देखो, एनोड प्रतिक्रिया, यहाँ पर देखो एनोड प्रतिक्रिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे लिखा है, वो थोड़ा गलत लिख गया है। Cu कॉपर है, तो Cu में कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस का 2 चार्ज आ रहा है। मतलब प्लस का 2 चार्ज आने का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना, त्याग देना। क्या कर देना, त्याग देना। ये किस में है, एनोड में। मतलब यहाँ पर जो कॉपर है, एनोड में जो कॉपर है, किस पे है, एनोड में। एनोड में पूरा कॉपर है ये। ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ये कहां पर जाएगा, कैथोड पे जाएगा। किस में जाएगा, कैथोड पे। जैसे अब देखो, Cu2+, ये 2 ऐसे है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर टाइपिंग पर, तो इसको समझ लेना। Cu2+ है, और इधर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर है। तो किस में चली गई, कैथोड पर। किस में गई, कैथोड पर। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हुआ, कॉपर क्या हो गया, पूरा रेडी हो गया। कौन रेडी हो गया, कॉपर पूरा तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रखा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और कॉपर का निर्माण पूरी तरीके से कर दिया। ठीक है। तो ये वही चीजें जो हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन कैसे हुआ है उसको हम यहाँ पे समीकरण द्वारा समझे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं,
संक्षारण के बारे में हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई धातु है, अम्ल और नमी उसमें लगता है, जैसे लोहा है, लोहा में क्या लगता है? जंग लगता है। चांदी होती है, और चांदी क्या हो जाती है? काली परत, हरी परत चढ़ जाती है, सॉरी, ठीक है, नहीं सॉरी, काली परत चढ़ जाती है उसमें, ठीक है, चांदी में। तो उसमें क्या हो, संक्षारण होता है। तो लोहा में जंग लग जाता है, कार्बन लग जाता है, तो उसको क्या करता है? गलाना चालू कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण। कैसे लगता है? जब लोहा में क्या होता है, उस अपने आसपास की नमी ले लेता है, अम्ल ले लेता है, तो उसके संपर्क में आने से उसमें क्या होता है? जंग लगने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि लोहे की सतह पर ऑक्सीजन और पानी की वजह से क्या होता है? लाल भूरी रंग की परत चढ़ जाती है। वही लोहे की सतह पर कौन, जिसे हम बोलते हैं कार्बन, जिसको बोलते हैं जंग, तो कौन से कलर की चढ़ जाती है? लाल भूरी रंग की कलर चढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं जंग। तीसरा क्या है कि तांबा हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाने के लिए हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो ये क्या करता है? तांबा हरे रंग का हो जाता है कब? जब कार्बोनेट बनाने की प्रक्रिया में क्या हो जाता है? हवा के साथ क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो तांबा किस कलर का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। दूसरा, चांदी धातु वातावरण में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है। क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है। कब? जब ये चांदी धातु वातावरण में मौजूद क्या रहता है? सल्फर के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है, तो सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है। तो ये क्या है? संक्षारण है। और चांदी में कौन सा, जब चांदी का जब संक्षारण होता है तो किस कलर से होता है? तो होता है काली कलर से। किससे होता है? काली। और तांबे में क्या होता है? हरा। और इसमें कौन सा होता है? लाल भूरा। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चांदी में कौन सा परत चढ़ती है, और तांबा में कौन सा परत चढ़ती है, और लोहा में कौन सी परत चढ़ती है। ठीक है, तो मैंने तीनों को आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। संक्षारण से बचने का क्या उपाय हो सकता है? तो संक्षारण से बचने का उपाय है धातु और पेंट या ग्रीस लगाए। जैसे हमारे लोहे का दरवाजा होता है, नया होता है, और कोई भी लोहे की चीज है, लोहे का पाइप है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जंग से बचाने के लिए उसमें क्या करें? पेंट पेंट का उपयोग करें या ग्रीस लगाएं। ठीक है। दूसरा क्या है? धातु पर तेल की परत चढ़ाएं। धातु है, उसमें तेल की परत चढ़ाओगे तो उसमें क्या लगेगा? जंग या संक्षारण नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्या है? धातु पर दूसरी धातु की चादर या परत चढ़ाएं। धातु पर क्या होता है? दूसरे धातु की चादर या परत चढ़ाए ना, तो उसमें क्या होता है? जंग या संक्षारण नहीं होगा। ठीक है। ये हमारे क्या, संक्षारण से बचने का उपाय है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन। जब भी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? यसद लेपन कहते हैं। इससे भी क्या होता है? लोहा संक्षारण नहीं होता है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो दो से ज्यादा धातुओं या अधातु धातु या सॉरी धातुओं या धातु और अधातु के तत्वों को ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। कहने का मतलब है कि धातु प्लस अधातु, जब ये दोनों मिलेगा तब क्या मिलेगा? बनेगा मिश्र धातु। क्या बनेगा? मिश्र धातु। वही कह रहे हैं ना कि धातु और अधातु के तत्वों को ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। इन दोनों का ठोस विलयन को क्या बोलेंगे? मिश्र धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। जैसे क्या पीतल है, और क्या है जिसको बोलते पीतल, पीतल का निर्माण कर रहे हैं, तो पीतल का निर्माण कैसे हो रहा है? इसमें से 75% तांबा होगा, और जस्ता कितना होगा? 25%। ये मिलकर किसका निर्माण करता है? पीतल का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा, कांस का निर्माण करना है, 75% हमारा क्या होगा? तांबा होगा, और टिन कितना होगा? 25%, मतलब 25% मिलाकर किसका निर्माण करता है? कांस का निर्माण करता है। ये हमारे क्या, मिश्र धातु है। पीतल हो गया, कांस हो गया, मिश्र धातु है। ना ये धातु होती ना धातु होती, इसे ही बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है। जैसे धातु घंटा होता है, ठीक है, जो मंदिरों में लगा रहता है, उसमें क्या होता है? तांबा होता है, कितने परसेंट? 75%। और टिन होता है, क्या होता है? टिन होता है। ये वही चीज है। ठीक है। ये मिलकर क्या होता है? बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? धातु को घंटा धातु बोलते हैं। ठीक है। तो इसका कितना निर्माण, वो
तांबा कितना है 75% और टिन कितना है 25%। ये हमारा क्या है उपधातु है। तो पीतल, कांच या और भी उपधातु है, बहुत सारे उपधातुएं हैं। ये क्या होती है, ये धातुओं और अधातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा हाँ लास्ट टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मेरा पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।